Hello students, how are you? I hope you all are fine. In last video, I have started the new chapter Biodiversity and its conservation, in which I have discussed magnitude of biodiversity, levels of biodiversity and pattern of biodiversity. In this video, I am going to discuss some more topics, that is species area relationship, importance of biodiversity to ecosystem and biodiversity loss and its effects. So let us start the class. So students, today the first topic what we will discuss is species area relationship. And this species area relationship was first observed by German naturalist and geographer Alexander von Humboldt. He observed that within a region, species richness increased within increasing area but only up to a certain limit. According to him, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक एरिया में जो स्पीसीज प्रेजेंट है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वहाँ पर जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीसीज है उनकी जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जाती है, स्पीसीज की रिचनेस बढ़ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, अलग अलग तरह के न्यू स्पीसीज भी बन रहे हैं और उनके नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मगर वो एक सर्टेन लिमिट तक। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का, then you will see that it will form a rectangular hyperbola. Okay, अगर एरिया को ले हम x एक्सिस पे and species richness will be present on y axis, then you can observe that with the increasing area species richness is initially increasing, right? जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो बढ़ रही है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बढ़ रही है, बट एक लिमिट तक आकर ये क्या हो रही है, ये स्टेबल हो रही है। मीन्स आगे अब जो इस यहाँ पर जो स्पीसीज की रिचनेस है वो इंक्रीज नहीं हो रही, सो इट इज फॉर्मिंग अ हाइपरबोला। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज S इक्वल्स टू CA टू द पावर Z, वेयर S इज स्पीसीज रिचनेस, A इज एरिया, Z इज द स्लोप, this slope, Z is the slope of the line and C is the intercept, means where this line cuts the y-axis. Okay, this equation can be also represented on the logarithmic scale. You don't have to derive this, you just have to remember this equation. The on logarithmic scale, the equation will be log S equals to log C plus Z log A. अब यहाँ पर ये जो Z है, Z इज दी स्लोप ऑफ द लाइन, राइट, स्लोप है एग्जैक्टली Z जो स्लोप ऑफ लाइन है उसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट इज एग्जैक्टली द रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीसीज रिचनेस, कितनी स्पीड से जो है या ऑन एवरेज क्या स्पीड है स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ने की एरिया के इंक्रीज होने से। तो अगर जनरल टर्म में बात करें रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू की, तो जनरली ये 0.1 से 0.2 ही होती है। ओके, बट अगर हम एरिया के इंक्रीज की बात करें या फिर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात करें ऑन द लार्ज एरिया लाइक होल कॉन्टिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ Z कैन इंक्रीज फ्रॉम 0.1 to 0.2. It may range between 0.6 to 1.2. For example, फ्रूगीवोरस मीन्स फ्रूट ईटर कुछ बर्ड्स है और मैमल्स की अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इन स्पीसीज की रिचनेस की इंक्रीज की विद द इंक्रीज इन एरिया, देन द स्लोप और Z वैल्यू और रिग्रेशन कोफिशिएंट इज फाउंड टू बी 1.15, मीन्स 1.15 भी हो सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हम लार्ज एरिया में ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ले रहे हैं, जैसे कि फ्रूट ईटर बर्ड्स या मैमल्स की हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ली। तो कंक्लूजन ये है कि जो ये Z की वैल्यू है, ये Z की वैल्यू ये दिखाती है कि कितने फास्टली जो स्पीसीज है वो उसकी जो है रिचनेस इंक्रीज हो रही है। सो मोर द स्टीपर विल बी द स्लोप, मीन्स मोर दी स्टीपर मतलब ये और जितना ये ऊपर की तरफ होगा ये Z का स्लोप, ये स्लोप जितनी स्टीपर होगी
उतना ही ज़्यादा z का वैल्यू होगा, मीन्स उतनी ही ज़्यादा रिग्रेशन कोफिशिएंट होगी. दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज इज इंक्रीजिंग फास्टर एंड इवन फास्टर देन द एरिया एक्सप्लोर्ड. जितनी एरिया नहीं बढ़ रही उससे ज़्यादा स्पीसीज बढ़ रहे, तो मीन्स ज़्यादा स्टीपर स्लोप होगा तो z की वैल्यू या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम. Why high biodiversity is important for the ecosystem? This rich diversity is essential for both ecosystem and survival of humans. Okay, because this species diversity provides ecosystem three things. First is stability, second is productivity, and third is ecosystem health. Now, first, stability. This biodiversity is essential for stability of an ecosystem. Why? Because communities with more species becomes more stable than those with the less species. Because communities with higher biodiversity are able to resist occasional disturbance. Means कि ऐसी communities जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं कंपेरेटिव टू दोज बायो कम्युनिटीज़ जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है. बायो कम्युनिटीज़ कैसे बनती है? बहुत सारे स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो मिलकर बायो कम्युनिटी बना रहे होते हैं. अब ले दो कम्युनिटीज़, कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी. अब कम्युनिटी ए में स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत है और कम्युनिटी बी में कम है. स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली कि बहुत सारे स्पीसीज हो, मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज़्यादा हो और उन स्पीसीज में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी नंबर ज़्यादा है. तो कम्युनिटी ए की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है और कम्युनिटी बी की कम है. अब अचानक से ओकेजनली कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हुआ या ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंज हुआ. अब ये जो ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंज है इसका इफेक्ट जो है कम्युनिटी ए जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ कम दिखेगी कंपेरेटिव टू दी कम्युनिटी बी वेयर स्पीसीज डाइवर्सिटी इज लेस. वो इसलिए क्योंकि जब भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आती है, ऐसी ड्रास्टिक चेंज आती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत कम ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्हें रेजिस्ट कर पाते हैं और लाइफ को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं. तो जिस कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीसीज होंगी वहाँ की कम्युनिटी जो है, वहाँ के जो स्पीसीज जो है उनमें से अगर बहुत से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो जाए तो भी जो बचे हुए ऑर्गेनिजम्स से बहुत से ऐसी स्पीसीज होंगी जो बच जाएंगी और उनके ऑर्गेनिजम्स फर्दर उस इकोसिस्टम को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं इन फ्यूचर. वो इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा. बट जो कम्युनिटी, जिस इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी में लेस स्पीसीज रिचनेस है, वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इकोसिस्टम के जो ये ड्रास्टिक जो इन्वायरमेंटल ड्रास्टिक चेंज आया है उस वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएं और फिर वहाँ पर कोई भी स्पीसीज ना बचे. तो इसलिए जो ये बायोडाइवर्सिटी है जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, इकोसिस्टम जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है. राइट. अब नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम. एक साइंटिस्ट थे डेविड टिलमन. ही कैरिड आउट अ लॉन्ग आउटडोर एक्सपेरिमेंट to observe that what is the rate of or what is the amount of biomass produced in an ecosystem where biodiversity is higher. तो उन्होंने ये देखा कि ecosystem with higher biodiversity are more productive than the ecosystem with lower biodiversity. Means वो ecosystem जहाँ पर biodiversity ज़्यादा है वहाँ biomass production भी ज़्यादा है and it is very important for the स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. राइट. ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू रिमेन स्टेबल. राइट. नाउ थर्ड इज इकोसिस्टम हेल्थ. व्हाट डज दिस इकोसिस्टम हेल्थ मीन्स? एग्जैक्टली दिस डिस्क्राइब्स द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी बहुत इसेंशियल है
फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का बैलेंस मतलब right amount of producers means plants, right amount of herbivores, right amounts of carnivores means सारे जो species plants animals के हैं वो बैलेंस वे में रहे और सारा जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन जो है वो बैलेंस वे में चलता हो। तो बायोडाइवर्सिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। कैसे? बाय वेरियस कंट्रोल्स, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक हो, या फिर कीस्टोन स्पीसीज मीन्स एक जो बैलेंस बनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए और हर्बीवोर्स नहीं है, या फिर कार्निवोर्स की जो है नंबर्स वो कम हो गए, इसकी वजह से हर्बीवोर्स के नंबर्स ज़्यादा हो जाए और प्लांट्स के नंबर्स कम हो जाए। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिमिट से ज़्यादा या बहुत कम ना रहे, ये बैलेंस बना के रखने के लिए भी ज़रूरी है कि जो किसी इकोसिस्टम की जो है बायोडाइवर्सिटी वो अच्छी हो। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्पीसीज आइसोलेशन में नहीं रह सकता, एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। मे बी समवन इज किलिंग, सम स्पीसीज आर किलिंग अनदर टू हैव फूड, या फिर जो हर्बीवोर्स हैं दे आर यूजिंग और एक्सप्लॉइटिंग प्लांट्स टू हैव फूड। एक फूड चेन जो बना हुआ है इकोसिस्टम में, अगर स्पीसीज जो है इनमें से कोई भी, जैसे बायोडाइवर्सिटी अगर यहाँ की कम हो, स्पीसीज किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर कमी हो गई, किसी भी स्पीसीज की कमी हो गई, तो ये जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होगा और पूरा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बिगड़ेगा। तो इकोसिस्टम बैलेंस जो है दैट इज द इकोसिस्टम हेल्थ। तो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी की डिक्रीज से जो भी बैड इफेक्ट इकोसिस्टम पे पड़ता है, इसे स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट थे पॉल एलिच। उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो ये राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि ही सपोज्ड एन एरोप्लेन एज एन इकोसिस्टम। उन्होंने एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम की तरह लिया और इस एरोप्लेन में बहुत सारे राइवेट्स लगे हैं। राइवेट्स मीन्स दैट नट एंड बोल्ट्स थ्रू विच द पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन आर बीइंग फिटेड। तो बहुत सारे राइवेट्स हैं, उन राइवेट्स को उन्होंने स्पीसीज की तरह सपोज किया। अब इस प्लेन में मीन्स अगर इस एरोप्लेन में पैसेंजर्स में से कोई भी अगर कोई एक राइवेट रिमूव कर दे, तो इनिशियली इट विल नॉट अफेक्ट एरोप्लेन, बट धीरे धीरे अगर कुछ और राइवेट्स रिमूव कर दिए जाए तो विथ गोइंग टाइम पीरियड दैट प्लेन विल फेस अ डेंजर ऑफ गेटिंग क्रैश्ड, राइट। इसी तरह से अगर राइवेट्स को स्पीसीज लें और एरोप्लेन को इकोसिस्टम, तो शुरुआत में कुछ स्पीसीज अगर वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं इकोसिस्टम से, तो इनिशियली इकोसिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे अगर और भी स्पीसीज रिमूव हुए देन इट विल बैडली इफेक्ट द इकोसिस्टम, जो उसकी स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और उसकी बैलेंस मीन्स इकोसिस्टम की हेल्थ को बैडली इफेक्ट कर सकता है। अब अगर देखें कि उसी एरोप्लेन में से कोई ऐसा राइवेट रिमूव कर दिया जाए जो किसी क्रिटिकल पार्ट का है, जैसे कि एरोप्लेन का विंग, इफ अ राइवेट from the wing of the aeroplane is removed, then it will cause a very serious immediate threat of safety, means तुरंत ही वो प्लेन जो है क्या होगी, वो क्रैश हो जाएगी। तो वैसे ही इकोसिस्टम में अगर एरोप्लेन को इकोसिस्टम की तरह ले, तो इकोसिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं, की स्पीसीज, जो कि अगर उस इकोसिस्टम में से एक्सटिंक्ट हो जाए तो सारा इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये जो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस था पॉल एलिच ने जो दिया, इट वाज टू शो और इट वाज टू एक्सप्लेन हाउ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी बैडली इफेक्ट्स द इकोसिस्टम। सो बायोडाइवर्सिटी इज very much important for the balance of ecosystem. Now next topic is loss of biodiversity. ये बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो क्यों हो रहा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। फिर भी जो ये बायोडाइवर्सिटी, इसे कैसे क्यों हार्म पहुंच रहा है, व्हाई इट इज बीइंग लॉस्ट।
Three main reasons for the loss of biodiversity is overpopulation, urbanization and industrialization. मीन्स बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स की, जो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मीन्स शहरीकरण जिसे कहते हैं, पेड़ों को काट कर, जंगलों को काट कर शहर बनाए जा रहे हैं, और अपनी जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रखने के लिए एक और चीज़ की जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं शहरों में। ये दो तीन चीज़ें एक ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में जिस वक्त से ह्यूमंस की वहाँ कॉलोनाइजेशन हुई, मीन्स आफ्टर द कॉलोनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, around 2000 species of native birds have been extinct. उस ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड से वहाँ पर रहने वाली 2000 स्पीसीज बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर IUCN रेड लिस्ट की डॉक्यूमेंट देखें, IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग 784 species have been extinct in last 500 years only, and in last 20 years alone we have lost 27 species. 27 species पिछले 20 साल में एक्सटिंक्ट हुए हैं। लेटेस्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखें जो एक्सटिंक्शन हुई है। फर्स्ट तो है डोडो, अ बर्ड विच वॉज फाउंड इन मॉरिशस, ये एक्सटिंक्ट हुई। क्वागा एक स्पीसीज है जेब्रा का जो कि अफ्रीका में मिलता था, इट हैव बीन एक्सटिंक्ट। स्टीलर सी काउ, एन एक्वेटिक एनिमल ऑफ रसिया, इज एक्सटिंक्ट। फिर थाइलेसीन, एन एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक्सटिंक्ट हुआ है। फिर इसके अलावा कुछ सब स्पीसीज हैं टाइगर के, बाली, जावन, कैस्पियन, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो रिसेंटली जो है वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हुए हैं। और प्रेजेंटली 12% ऑफ बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन वर्ल्ड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मीन्स इतने अब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर इनकी केयर ना की गई तो। अब ये एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। ओके, तो अगर हम हिस्ट्री देखें, फॉसिल रिकॉर्ड से अर्थ की हिस्ट्री देखें, आफ्टर द origin of life on earth, we will observe that there were 5 episodes of mass extinction of species before human appeared on earth. लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ से पे उससे लेकर के ह्यूमंस के अपीयरेंस के बीच तक 5 ऐसे मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं। मास एक्सटिंक्शंस मीन्स कि एक साथ स्पीसीज जो है, बहुत सारे स्पीसीज और उनके जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाए किसी नेचुरल क्लैमिटी या फिर इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से। तो ह्यूमंस के आने के पहले 5 ऐसे एक्सटिंक्शन जो मास एक्सटिंक्शन है वो हो चुके हैं। और जो अभी कंडीशंस है, इट सीम्स दैट अर्थ इज हेडिंग टुवर्ड्स द 6th एक्सटिंक्शन। मीन्स जो अभी कंडीशन है, ऐसा लगता है कि जल्दी ही 6th मास एक्सटिंक्शन होगा। और ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। कैसे? क्योंकि ये जो रेट है मास एक्सटिंक्शन की, जो एक्सटिंक्शंस की जो रेट है स्पीसीज की, प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा है, अराउंड 100 to 1000 टाइम फास्टर। इट इज़ फास्टर देन दी प्री ह्यूमन टाइम्स मास एक्सटिंक्शंस। जो ह्यूमंस के आने के पहले 5 मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, उससे 100 से 1000 गुना ज़्यादा फास्ट हो रहा है ये 6th एक्सटिंक्शन में स्पीसीज का। तो अगर यही रेट चलता रहा तो अगले 100 साल में, इन नेक्स्ट 100 ईयर, वी विल लूज नियरली हाफ ऑफ ऑल दी स्पीसीज। हम कम से कम आधे जो अभी प्रेजेंट है अर्थ पे स्पीसीज, उसे खो देंगे। दे विल गेट एक्सटिंक्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन the balance of ecosystem and to stop the over exploitation of the resources of nature. Now next is effect of loss of biodiversity. तो क्या बायोडाइवर्सिटी के लॉस से इफेक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो ये कि सारे स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, जिसकी वजह से
बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होंगे, जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है, प्लांट का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, और बहुत से सारे ऐसे प्रोसेस हैं जैसे वाटर लॉस, फिर या फिर पेस्ट और डिजीज की साइकिल, प्लांट प्रोडक्टिविटी, इन सब में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मीन्स ओवरऑल हम देखें तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम की बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस some more topics like causes of biodiversity loss, reason of wildlife conservation, and conservation of biodiversity. Till then, stay safe, stay home, use mask, use sanitizer, and maintain social distancing. Have a nice day.